गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने अर्थशास्त्र विषय से संबंधित मांग विश्लेषण के बारे में डिस्कशन किए थे। मांग से संबंधित जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि मांग किसे कहते हैं। हमने ये जाना कि मांग के प्रकार कितने होते हैं, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग, और साथ ही मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो बाजार को मांग को प्रभावित करते हैं और कौन से ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही हमने ये देखा था कि बाजार की जो मांग होती है उसमें कमी या वृद्धि और साथ में विस्तार या संकुचन के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब अगली क्लास होगी तो हम मांग की लोच के संबंध में डिस्कशन करेंगे। तो आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, हमने ये भी डिस्कशन किया था कि दो तरीके के टर्म्स हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, और मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें से एक टर्म ऐसा है जो गुणात्मक है और एक ऐसा है जो परिमाणात्मक है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। तो जो मांग का नियम है, मांग का नियम या लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक्चुअली क्वालिटेटिव टर्म है, वो गुणात्मक टर्म है। गुणात्मक टर्म इसलिए है क्योंकि मांग का नियम हमको ये बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उससे उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में कमी आती है, जब वस्तु की कीमत घटती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। तो ये जो मांग का नियम है ये इनवर्स रिलेशनशिप या व्युत्क्रम जो है, जो संबंध है उसको बताता है कि जब एक दिशा में जाएगा तो दूसरा उसकी विपरीत दिशा में जाएगा। लेकिन अगर हमको ये पता करना हो कि मांग की मात्रा में और कीमत की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो कितना हुआ है, कितने प्रतिशत कीमत बदलने के बाद उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको मांग की लोच का समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे मांग की लोच के बारे में। तो मांग की लोच का अगर हम सीधा सा आपको बताएं तो ये कह सकते हैं कि मांग की लोच जो है वो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसकी मात्रा को दर्शाता है या उसकी मात्रा को बताता है। अब अगर हम मांग की लोच की बात करें, डिफिनेशन की अगर हम बात करें, इसको रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो जो ईडी है ये सीधे सीधे यहां पर हम कह सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन और मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। तो ये देखेंगे कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, इनका जो संबंध है इसको मांग की लोच से हम ज्ञात करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को कैसे निकाला जाता है, कैसे पाया जाता है, और वस्तु की कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको हम कैसे निकालेंगे कि किसी वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। जब मांग की लोच की हम बात करते हैं, इसकी बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, बहुत सारी विधियां होती हैं। हमारे पास जो चर्चा के लिए जो दो विधियां आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब हैं उनमें एक विधि है प्रतिशत विधि और दूसरा विधि है टोटल एक्सपेंडिचर विधि या कुल व्यय विधि। यहां पर ये जो कीमत में प्रतिशत का परिवर्तन है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए निश्चित रूप से जब हम प्रतिशत ज्ञात करना चाहते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे एक बार 100 में 10 नंबर आए, अगली बार 100 में 20 नंबर आए, तो हम ये बता सकते हैं कि भाई पहले 100 में कितने आए, अब 100 में कितने आए। तो एक प्रतिशत हम इसमें पता कर सकते हैं कि कितने प्रतिशत हमारा जो है, जो मार्क्स हैं जो प्राप्त हुए हैं वो जो है कितने प्रतिशत हमारा बढ़ा है, या अगर मान लिए कम हुआ है तो कितने प्रतिशत कम हुआ है। तो हमारे पास जानकारी के लिए दो चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहला पुरानी कीमत और नई कीमत। इसी तरीके से पुरानी कीमत को हम रिप्रेजेंट करते हैं P1 से और नई कीमत को हम रिप्रेजेंट करते हैं P2 से। यानी पुरानी कीमत को हम क्या दे देंगे P1 और नई कीमत को क्या दे देंगे P2। अब अगर हमको प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो हम यहां पर लिखते हैं प्रतिशत कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बराबर
P1 P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100। ये आप देख सकते हैं कि नई जो पुरानी कीमत है और जो नई कीमत है, आपको हमने बताया कि पुरानी कीमत P1 है, नई कीमत P2 है। ये नई कीमत कौन सी होगी? ये नई कीमत वो कीमत होगी जो बढ़ने के बाद हुई होगी या घटने के बाद हुई होगी। तो जो नई कीमत है, उस नई कीमत से पुरानी कीमत की वैल्यू को निकाल दीजिए और उसको पुरानी कीमत से आप भाग कर दीजिए और उसके बाद उसको 100 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको प्रतिशत परिवर्तन कीमत का प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पुरानी मात्रा और नई मात्रा, दोनों मात्राएं हमको चाहिए। पुरानी मात्रा को हम Q1 से रिप्रेजेंट करेंगे, नई मात्रा को हम Q2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर भी प्रतिशत परिवर्तन जानने के लिए हम क्या लिखेंगे? Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पर भी वही हमने किया कि जो नई कीमत, नई मांगी जाने वाली मात्रा है, उसमें से हमने क्या किया? पुरानी मांगी जाने वाली मात्रा की वैल्यू को निकाल दी और उस वैल्यू को पुरानी मांगी जाने वाली मात्रा से डिवाइड करके 100 से अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास प्रतिशत परिवर्तन मिल जाएगा। अब हम चलते हैं मांग की लोच पर। तो मांग की लोच को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले एक चीज आप और जान लीजिए कि जो मांग की लोच है ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मांग की आय लोच, मांग की कीमत लोच और मांग की आड़ी लोच या तिरछी लोच। लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें केवल मांग की कीमत लोच से संबंधित हमको डिस्कशन करना है। जब भी आपसे कभी क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन आता है मांग की लोच, किसी तरीके से उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि मांग की कीमत लोच है या मांग की आय लोच है या मांग की आड़ी लोच है, तो आप सीधे मांग की कीमत लोच के संबंध में बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ED होता है ये होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ये क्या हो गया आपका? Q2 माइनस Q1 अपन Q1 इंटू 100। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। इसकी जगह पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। और उसके बाद जो आपकी ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, इस परसेंटेज चेंज इन प्राइस को हम लिखते हैं P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? आप देख सकते हैं कि ये दोनों 100 है, इसको हम क्रॉस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P1। ये जो Q2 माइनस Q1 है ये क्या है? पुरानी मात्रा नई मात्रा के बीच का अंतर है। तो अंतर को हम चेंज से दर्शा सकते हैं, चेंज बता सकते हैं, और चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो डेल्टा होता है इससे हम परिवर्तन को बता सकते हैं। तो Q2 माइनस Q1 को हम डेल्टा Q लिख सकते हैं, जो कि ये बताएगा कि कितना मात्रात्मक परिवर्तन क्वांटिटी में हुआ है, पुरानी क्वांटिटी और नई क्वांटिटी के बीच में। तो यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा Q अपॉन Q। इसी तरीके से जो P2 माइनस P1 है ये पुरानी कीमत और नई कीमत के बीच में जो अंतर है उसको बताता है। तो यहां पर हम इसको डेल्टा P लिखेंगे और डेल्टा P अपॉन P1। अब इसको हम एक स्टेप और आगे अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा Q अपॉन Q1 इंटू, इसको हम क्या करेंगे? इस पूरे पोर्शन को हम इसके ऊपर लेकर के आ जाएंगे। तो ये जो हमारा पलट जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा P1 अपॉन डेल्टा P। अब हम क्या करेंगे कि दोनों डेल्टा एक साइड करेंगे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q1, P1 अपॉन Q1। तो ये जो फॉर्मूला बना हमारे सामने, क्या फॉर्मूला बना? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1। ये हमारे लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच को ज्ञात करने का प्रतिशत विधि का फॉर्मूला है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है इसको हम लिखते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। जो परसेंटेज चेंज इन
प्राइस है, कीमत का जो प्रतिशत परिवर्तन है वो लिखते हैं P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। इसको जब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों 100 चूंकि ऊपर नीचे हैं, एक हर है एक भिन्न है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इस Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, और ये जो Q2 माइनस Q1 है ये बताता है कि नई मात्रा और पुरानी मात्रा के बीच में कितना अंतर आया है, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं चेंज से, तो ये हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन Q1, और इसी तरीके से डेल्टा P अपॉन P1। इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे हम, ये हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, जब हम ऊपर लेकर के आएंगे डिनोमिनेटर को यहाँ पर न्यूमरेटर बनाएंगे, तो इसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा P1 अपॉन डेल्टा P, और डेल्टा दोनों हमने एक तरफ कर। अगर आप इसको ऐसे भी रख के सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन आपके पास आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी वही आंसर आएगा जो आंसर इस फॉर्मूले से आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1। एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत जो है P1 10 रुपये है, और इस कीमत पर उसकी जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो 100 यूनिट की है। वस्तु की कीमत 10 रुपये और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा 100 यूनिट की। अगर मान लीजिए कि वस्तु की कीमत बदल करके 15 रुपये हो जाती है, सपोज करिए कि ये बदल करके हो जाता है 15 रुपये, और इसकी मांगी जाने वाली मात्रा आप कितनी हो जाएगी, जो Q2 हमारा होगा ये कितना हो जाएगा। निश्चित रूप से जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि मांग के नियम के अनुसार जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में कमी आती है। तो निश्चित रूप से ये जो Q2 की वैल्यू होगी, चूंकि यहाँ कीमत बढ़ी है इसलिए ये 100 से कम होगी। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये मात्रा घट करके 80 हो जाती है। अब अगर इसकी हमको मांग की लोच निकालनी है कि इसकी मांग की लोच कितनी है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा कि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या है और वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, वो हम निकालेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डेल्टा Q है ये आएगा Q2 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 80 माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस 20, और जो डेल्टा P है ये आपका आएगा P2 माइनस P1 इक्वल्स टू 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5। तो ये आपको डेल्टा मिल गया। अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो आपका परसेंटेज चेंज आएगा डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 इक्वल्स टू माइनस 20 अपॉन Q1 कितना था 100 इंटू 100 इक्वल्स टू माइनस 20%। और इसी तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं डेल्टा P अपॉन P इक्वल्स टू डेल्टा P की वैल्यू कितनी आई हमारी 5 डिवाइडेड बाई P1 हमारा कितना था 10 इंटू 100 इक्वल्स टू, इसको आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50%। अब आप इसको देखिए कि ये हमने परसेंटेज परिवर्तन जो है, जो प्रतिशत परिवर्तन है मात्रा का, और प्रतिशत परिवर्तन जो है जो कीमत का है, इसको हमने पता लगा लिया। अब इस वैल्यू को आप फॉर्मूले में अगर रखेंगे, आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन P1 अपॉन Q1। इसमें वैल्यू पुट कर दिए, डेल्टा Q हमारा कितना आया था माइनस 20, डेल्टा P आया था 5, P1 कितना था हमारा 10 और Q1 हमारा कितना था 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 टाइम्स ये जाएगा, 2 टाइम्स ये जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 0.40। अब ये आया आपका माइनस में, माइनस 0.40। माइनस में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये मात्रा जो है ये हमारी 20 माइनस में थी। अब आप देखेंगे कि ये जो माइनस है, बहुत बार बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये माइनस में आंसर आता है तो क्या ये माइनस 0 से नीचे वाला है। जी नहीं, ये जो माइनस है इस माइनस को आप ब्रैकेट में लेंगे, और ये जो माइनस का साइन है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मांग की लोच में जो माइनस का साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये बताना है कि माइनस का साइन सिर्फ ये बताता है कि वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, बस इतने सब बात है, इसलिए ये जो है माइनस का साइन यहाँ पर लगाया जाता है। तो ये आपकी प्रतिशत जो है विधि है मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए। क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको
अंतर निकालना है, डेल्टा क्यू निकालना है। डेल्टा क्यू निकालने के बाद फिर आपको क्या करना है, अगले स्टेप में आपको डेल्टा पी निकालना है। डेल्टा क्यू और डेल्टा पी निकालने के बाद फॉर्मूले में उनकी वैल्यू रखनी है, उसको सॉल्व करना है और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसको आपको इंटरप्रिटेट भी करना है। आप ये बताएंगे कि ये चूंकि 0.40 इज लेस देन 1, तो यहाँ आप बताएंगे कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये लेस देन 1 है या इकाई से कम है। तो ये आपकी प्रतिशत विधि है। अब प्रतिशत विधि के बाद हम अगली बात करते हैं कुल व्यय विधि की। कुल व्यय विधि या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है, उसमें हम देखते हैं कि किसी उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की कीमत में परिवर्तन के बाद उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के बाद एक उपभोक्ता उस वस्तु पर जो पैसे खर्च कर रहा था, उस खर्च में कितना परिवर्तन आया है। प्रतिशत जो विधि हमने डिस्कस की, प्रतिशत विधि में हमने क्या देखा कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के बाद वो उपभोक्ता उस वस्तु की कितनी मांग में परिवर्तन करता है। लेकिन जब कुल व्यय विधि से हम मांग की लोच को पता करना चाहेंगे तो हमको ये देखना है कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे मान लीजिए कि ये जो प्राइस है, इस प्राइस को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको पता चलता है कि किसी उपभोक्ता का कुल व्यय कितना है। जैसे मान लीजिए कि एक उपभोक्ता है, वो 5 रुपए कीमत पर 10 यूनिट किसी वस्तु की खरीदता है, तो उसका जो कुल व्यय कहलाएगा वो कितना कहलाएगा, 50 रुपए। वेरी सिंपल। तो इसी तरीके से हमको ये देखना रहेगा कि जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो यहां से सीधे इसको रिलेट करना है, ना कि इसको। अभी तक हम किसको रिलेट कर रहे थे, इसको। अब हम इसको रिलेट नहीं करेंगे, बल्कि हम किसको रिलेट करेंगे, इसके परिवर्तन का इस परिवर्तन के साथ रिलेशन देखेंगे कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु की जो उपभोक्ता का जो खर्च है उस पर्टिकुलर जो है कमोडिटी पर, उस वस्तु पर, उसमें क्या परिवर्तन आता है। यहां पर हम 3 तरीके की इलास्टिसिटी को देखते हैं। P1 Q1 इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर 1 एंड P2 Q2 इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर 2। वस्तु की कीमत, मांगी गई मात्रा और कुल व्यय, और वस्तु की नई कीमत, वस्तु की नई मांगी गई मात्रा और वस्तु पर किया गया कुल नया व्यय। यहां पर 3 तरीके की इलास्टिसिटी हम देखते हैं। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 एंड इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। यहां पर हम 3 तरीके की इलास्टिसिटी कुल व्यय विधि से प्राप्त कर सकते हैं। इकाई लोचदार, और इकाई से अधिक लोचदार या लोचदार, और इकाई से कम लोचदार या बेलोच। एक छोटी सी टेबल हम बनाते हैं जिससे इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कुल व्यय विधि को समझने के लिए एक छोटी सी हम टेबल बनाएंगे। कुल व्यय विधि या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। मान लीजिए कि यहां पर कीमत दी हुई है, वस्तु की कीमतें दी हुई हैं, और यहां पर वस्तु की मांगी गई मात्रा दिया हुआ है, और यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर या कुल व्यय दिया हुआ है। कुल व्यय है, ये मात्रा है, और ये कीमत है। 1 रुपए कीमत, 2 रुपए कीमत, 3 रुपए कीमत, 4 रुपए कीमत, 5 रुपए कीमत और 6 रुपए कीमत, ये किसी वस्तु की विभिन्न कीमतें हैं। इन विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता है जो वस्तु की इकाइयों की मांग करता है, जो कि 1 रुपए कीमत पर 6 यूनिट, 2 रुपए पर 5, 3 रुपए पर 4, 4 रुपए पर 3, 5 रुपए पर 2 और 6 रुपए पर 1 इकाई की मांग करता है। जैसा कि आपको पहले बताया कि टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, कितनी कीमत पर कितनी मांग मात्रा है, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। यहां हम कुल व्यय निकालते हैं। 1 रुपए कीमत पर अगर वो 6 मात्रा मांगता है तो कुल व्यय 6 रुपए, 2 रुपए पर 5 रुपए तो 10 रुपए, 3 रुपए पर 4 यूनिट तो 12 रुपए, 4 रुपए पर 3 यूनिट कुल खर्च 12 रुपए, 5 रुपए पर 2 यूनिट कुल खर्च 10 रुपए, और 6 रुपए कीमत पर 1 यूनिट तो कुल खर्च इसका हो गया 6 रुपए। अब यहां पर हम रिलेशन देखेंगे कि किस तरीके से कुल व्यय और कीमत के बीच में हम मांग की लोच को देख सकते हैं।
यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि जब कीमत 1 रुपए से 2 रुपए हो रही है, कीमत 1 रुपए से 2 रुपए हो रही है, तो निश्चित रूप से मांग के नियम के अनुसार उपभोक्ता अपनी मांगी जाने वाली मात्रा में क्या करेगा, कमी कर देगा। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ी तो मांगी जाने वाली मात्रा घटेगी। तो यहाँ पर ये जो कीमत बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा में कमी आती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो जो कुल व्यय है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। पहले उपभोक्ता उस वस्तु पर 6 रुपए खर्च कर रहा था, अब उपभोक्ता उस वस्तु पर 10 रुपए खर्च कर रहा है। तो अब हमको जो रिलेशन देखना है वो देखना है कीमत और कुल व्यय के बीच में, इन दोनों का रिलेशन देखना है कि जो P है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और जो T है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब P बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। P बढ़ के 1 से 2 हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी 6 से 10 हो गया, तो P बढ़ा और TE भी बढ़ा। इसी तरीके से अगर मान लिए कीमत 2 रुपए से घट के 1 रुपए हो जाती है तो मांग के नियम के अनुसार वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ा दी जाएगी। और अगर अब हम इसका एक्सपेंडिचर देखें तो हम देखेंगे कि पहले जो उपभोक्ता 10 रुपए खर्च कर रहा था उस वस्तु पर, अब वो उपभोक्ता 1 रुपए कीमत हो जाने पर उसकी ज़्यादा इकाइयों की मांग करता है, लेकिन उसका कुल एक्सपेंडिचर, जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका, वो क्या हो गया, घट गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब कीमत घट रही है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये भी घट गया है। जब कीमत और टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करें, प्राइस बढ़ने पर टी भी बढ़े, प्राइस घटने पर टी भी घटे, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन क्या कहते हैं इसको? पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब यह है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इकाई से कम होगी। किसके अनुसार? यह है कुल व्यय विधि या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अनुसार, कि जब वस्तु की कीमत में और वस्तु के ऊपर किए जाने वाले व्यय में, दोनों में एक ही दिशा में परिवर्तन हो तो इलास्टिसिटी, मांग की लोच, इकाई से कम होगी। अब यहां देखते हैं कि जब कीमत 3 रुपए से बढ़ के 4 रुपए होती है, फिर मांग के नियम के अनुसार हमारा जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, लेकिन जो हमारा जो पहले एक्सपेंडिचर 12 रुपए था वो एक्सपेंडिचर अभी भी हमारा 12 रुपए ही रह जा रहा है। यानी प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर में किसी भी तरीके की कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर कीमत 4 रुपए थी और घट करके 3 रुपए हो गई तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ के 3 यूनिट से 4 यूनिट हो जा रही है, लेकिन अभी भी जो हमारा कुल व्यय है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कीमत घटने पर भी टोटल एक्सपेंडिचर में किसी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जब वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो रहा हो लेकिन उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा हो, तो हम उसको ये कहते हैं कि यहाँ पर जो कांस्टेंट रिलेशन, इसको आप बोल सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर में, लेकिन इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, यानी इकाई लोचदार मांग। इसका मतलब यह है कि वस्तु की कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार के कुल व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी। तीसरा हम देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत 5 रुपए से 6 रुपए होती है, वस्तु महंगी होती है, तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा 2 से घटकर 1 हो जाती है, और जो एक्सपेंडिचर पहले हो रहा था वो एक्सपेंडिचर भी घट करके, कुल जो व्यय था वो घट करके 10 रुपए से 6 रुपए हो जा रहा है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु पर किया जाने वाला जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो कुल व्यय है, वो क्या हो रहा है, घट जा रहा है। इसी तरीके से जब वस्तु की कीमत 6 रुपए से घट के 5 रुपए हो जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा 1 यूनिट से बढ़कर के 2 यूनिट हो जा रही है, और कुल व्यय वस्तु पर किया जाने वाला 6 से बढ़कर के 10 रुपए हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत में P में कमी हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रही है। इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशनशिप, और ये रिप्रेजेंट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, एक से अधिक या इकाई से अधिक लोचदार मांग। यह है मूवमेंट, कि कैसा मूवमेंट होगा, किस दिशा में मूवमेंट होगा, जब एक बढ़ेगा तो दूसरा किधर जाएगा। यह है रिलेशन और यह है रिजल्ट या इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड, मांग की लोच। तो एक बार पुनः हम इसको देख लें कि कैसे ये हुआ है कि जब हम यहाँ पर कुल व्यय विधि की बात या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो हमको ये नहीं देखना है कि वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है। हमको क्या देखना है कि वस्तु की कीमत और उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय, इनके बीच में क्या रिलेशन है, वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय में किस प्रकार से कमी या वृद्धि हो रही है, इस चीज को हमको यहाँ पर देखना है। ये जो बीच का पोर्शन है ये भी ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि आपको ये ध्यान रखना है हमेशा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी टेबल खुद से तैयार कर रहे हो, आप खुद से एक्सपेरिमेंट करने लगें, तो ये जो टेबल आप बनाएंगे इसमें इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कीमतें बढ़ाएंगे तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कमी करेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप अपनी तरफ से टेबल बनाने की कोशिश करें और ऐसा कर दें कि वस्तु की कीमत भी बढ़ा दें और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा भी बढ़ा दें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी यहाँ वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु के ऊपर जो किया जाने वाला व्यय था वो भी बढ़ता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, इकाई से कम है। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है। और जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के इनवर्स, परिवर्तन की विपरीत दिशा में कुल व्यय में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की कीमत बढ़ रही है, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो घट रहा है और वस्तु की कीमत घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपका ग्रेटर देन 1 कहलाएगा। इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। एक रेखाचित्र से भी इसको हम समझ सकते हैं। जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हम यहां दिखा रहे हैं वस्तु की कीमत कितनी है, और एक्स एक्सिस है इस पर हम दिखा रहे हैं व्यय कितना है, कुल व्यय कितना है। बहुत आसान सा डायग्राम है, आपको एक ब्रैकेट बनाना है अपोजिट दिशा का, और इसमें आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, इस ओपी कीमत पर जो उपभोक्ता का कुल व्यय है वो ओ टी के बराबर है। अब अगर कीमत घटा दी जाती है वस्तु की, ओपी 1 हो जाती है, तो अब उसका जो कुल व्यय होगा वो बढ़ करके क्या हो जाएगा, ओ टी 1 हो जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि जब कीमत घटी तो कीमत घटने पर उसका जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ा, और कीमत घटने पर एक्सपेंडिचर बढ़ने वाली सिचुएशन या कीमत बढ़ने पर एक्सपेंडिचर घटने वाली जो सिचुएशन है वो कहाँ है, इनवर्स रिलेशनशिप है, और ये रिप्रेजेंट करता है इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 को। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत, मान लीजिए कि यहां पर OP2 थी, अब इस सिचुएशन में जो उसका एक्सपेंडिचर था वो OT2 था, अभी वस्तु की कीमत क्या हो गई, घट करके OP3 हो गई, लेकिन उसका जो कुल एक्सपेंडिचर है, जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर है, कुल व्यय है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब वस्तु की कीमतों में परिवर्तन से उसकी उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो तो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 मानी जाएगी, इकाई लोच दर माना जाएगा। और जब मान लीजिए कि यहां पर OP4 कीमत है, OP4 कीमत पर उसका जो एक्सपेंडिचर है वो OT4 है, और कीमत घट जाने पर OP5 हो जाने पर उसका जो एक्सपेंडिचर है वो भी घट करके OT5 हो जा रहा है। यानी कीमत भी घट रही है और एक्सपेंडिचर भी घट रहा है, या कीमत भी बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिवली रिलेटेड है टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस, और इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर लेस देन 1 होगी। तो ये आपका कुल व्यय विधि है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड है, जिसके माध्यम से हम मांग की लोच को पता कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो मांग की लोच है इसकी कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं। मांग की लोच की श्रेणियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियों की बात करते हैं। पूर्णतः लोचदार मांग या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड,
पूर्णतः बेलोचदार मांग या परफेक्टली इनइलास्टिक लोचदार मांग इलास्टिक, इसको कभी कभी हाईली इलास्टिक भी कहा जाता है, इलास्टिक या हाईली इलास्टिक। बेलोच मांग, इसको कहते हैं इनइलास्टिक, इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक। और इकाई लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। तो हम इन सब का देखेंगे कि पूर्णतः लोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग, लोचदार मांग, बेलोच मांग और इकाई लोचदार मांग की सिचुएशंस कौन कौन सी होती हैं। इसमें जो आपका पूर्णतः बेलोचदार मांग है, यहां पर क्या होता है कि जब वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता रहे, उसको हम कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। इसका मतलब डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल्स टू 0। यहां पर किसी भी प्रकार का कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। हम अगर इसकी बात करें पूर्णतः बेलोचदार मांग की, तो यहां पर क्या होता है कि वस्तु की कीमतों में तो परिवर्तन होता है लेकिन वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो यहां पर हो जाता है डेल्टा Q अपॉन Q। अच्छा, ये डेल्टा P अपॉन P मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया कि जो परफेक्टली इलास्टिक है यहां पर प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होता, प्राइस ना घटेगी ना बढ़ेगी लेकिन वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती घटती रहेगी, इसलिए यहां पर हमने लिखा है डेल्टा P अपॉन P इक्वल्स टू 0, यानी देयर इज नो चेंज इन प्राइस परसेंटेज। और यहां पर डेल्टा Q अपॉन Q 0 इसलिए है क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके का क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो मात्रा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जब हम बात करते हैं लोचदार मांग की, तो लोचदार मांग में हम देखेंगे कि जो डेल्टा Q अपॉन Q है इट इज ग्रेटर देन डेल्टा P अपॉन P। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब यह है कि जो प्रतिशत परिवर्तन मांग का है यह हमेशा कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि मांग में 5% का परिवर्तन हुआ, कीमत में 5% का परिवर्तन हुआ, तो जो मांग है वो 5% से ज्यादा परिवर्तित होगी। जैसे मान लिया कीमत 5% घट गई तो मांग 5% की बजाय बढ़ करके 10% बढ़ जाएगी, या मान लिए कि कीमत 5% बढ़ गई तो मांग 5% घटने की बजाय 10% घट जाएगी, यानी मोर देन 5% चेंज। तो इसलिए यहां पर हम लिखते हैं कि डेल्टा Q अपॉन Q इज ग्रेटर देन डेल्टा P अपॉन P। जब हम लेस इलास्टिक की बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि जो कीमत का परिवर्तन है वो ज्यादा होगा, मांग का परिवर्तन कम होगा। कीमत का परिवर्तन हम लिखते हैं डेल्टा P अपॉन P और मांग के परिवर्तन को लिखते हैं डेल्टा Q अपॉन Q। तो यहां पर क्या होगा कि डेल्टा Q अपॉन Q इज लेस देन डेल्टा P अपॉन P। और ये जो इकाई लोचदार मांग है ये बताता है कि वस्तु की कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उतने ही प्रतिशत वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में भी परिवर्तन आएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत 5% बढ़ गई तो उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा जो होगी वो 5% घट जाएगी, या किसी वस्तु की कीमत 5% घट गई तो उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा 5% बढ़ जाएगी। यानी जो चेंज होगा कीमत का और मात्रा का वो एक बराबर प्रतिशत में होगा, और इनवर्स होगा। इनवर्स इसलिए होगा क्योंकि हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहां पर जो डेल्टा Q अपॉन Q होता है ये डेल्टा P अपॉन P के बराबर होता है। अब एक बार हम ये जान लें कि ये कौन कौन सी सिचुएशंस में आता है। देखिए, जो परफेक्टली इलास्टिक या पूर्णतया जो लोचदार मांग है, ये पूर्णतया लोचदार मांग एक तरीके से हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां पर जनरली हम इसको बाजार में देखते नहीं हैं। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जब हम बात करते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग की, पूर्णतया बेलोचदार मांग में हमारा जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जैसे नमक है, तो नमक हमारी पूर्णतया बेलोच मांग में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नमक की कीमतों में कोई भी परिवर्तन हो, नमक की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि नमक सस्ता होने पर हम दाल में 1 चम्मच की बजाय 2 चम्मच खाना शुरू करेंगे, या नमक महंगा होने पर हम 1 चम्मच की बजाय आधा चम्मच खाना शुरू करेंगे। तो ऐसे जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें ये मांग की लोच कैसी होती है? बेलोच होती है। जो लोचदार मांग की अगर हम बात करें तो लोचदार मांग जो है वो लग्जरियस चीज़ों में होता है, जो विलासिता संबंधित वस्तुएं हैं उनमें जो है ये आपका जो लोचदार मांग है ये लग्जरियस चीज़ों में होती है। और लग्जरियस चीज़ों में जैसे मान लीजिए गाड़ी है, एयर कंडीशंस हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उनकी मांगी जाने वाली मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये इंतज़ार करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि दीपावली के समय पर या त्योहारों के समय पर कई सारे ऑफर्स आते हैं, तो लोग इंतज़ार करते हैं कि कीमत थोड़ी सी कम हो तो उसकी जो डिमांड होती है वो एकदम से बढ़ती है, और ऐसा जनरली हम लग्जरियस चीज़ों में देखते हैं। अगर हम बात करें बेलोच मांग की, लेस इलास्टिक की, तो ये जो नेसेसिटी गुड्स हैं, ड्रग्स हैं और ये जो रिलेटेड चीज़ें हैं इनमें आपकी बेलोच मांग होती है। और यूनिटरी मांग जो होती है वो जो यूनिटरी मांग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हमारी जो नेसेसिटीज़ हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनसे संबंधित ये आपकी मांग होती है। अगर हम बात करें तो ये आपने देखा कि किस तरीके से कुल व्यय विधि के द्वारा हम मांग की लोच को निकाल सकते हैं, प्रतिशत विधि के द्वारा हम किस तरीके से मांग की लोच को निकाल सकते हैं। एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे कि प्रतिशत विधि से मांग की लोच निकालने के लिए सबसे पहले हमको मांग की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन दोनों निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हम प्रतिशत विधि से मांग की मात्रा को, मांग की जो लोच है उसको निकाल सकते हैं। कुल व्यय विधि की जब हम बात करेंगे तो कुल व्यय विधि में हमको ये देखना होगा कि वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में क्या परिवर्तन हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्या दोनों इन्वर्सली रिलेटेड हैं या दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, उसके आधार पर हम कुल व्यय विधि से मांग की लोच को निकाल सकते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि जो मांग की लोच है, मांग की कीमत लोच है, उसकी 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक या हाईली इलास्टिक, इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। ये हमारे आज की मांग की लोच का विषय जिस पर हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट जो हम क्लास होगी उसमें हम आपको लागत से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, जो लागत, जो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप लोग कॉस्ट से संबंधित जो भी अवधारणाएं, जो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट है उसको पढ़कर आएंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम क्लासरूम द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 7, दूरदर्शन केंद्र शामला हिल्स भोपाल, पिन कोड 462013।